क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक राज्य पूरे देश का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन जाए? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि गुजरात को अक्सर भारत की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है और क्या ये बात वाकई में सही है। तो चलिए इसी दमदार बयान के साथ शुरू करते हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है ना? लेकिन इसके पीछे जो आंकड़े हैं वो शायद इससे भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। 22%। जी हाँ, भारत की टोटल मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में गुजरात का हिस्सा इतना बड़ा है। ये आंकड़ा गुजरात को इस दौड़ में सबसे आगे खड़ा कर देता है, मतलब बाकी सभी राज्यों से कहीं ज्यादा। और ये देखिए, 21.48 लाख करोड़ रुपए। ये गुजरात के फैक्ट्री आउटपुट की कुल सालाना कीमत है, मतलब पूरे देश के कुल प्रोडक्शन का 18% से भी ज्यादा। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये गुजरात की औद्योगिक ताकत का सबूत है। और ये ट्रेंड तो सच में देखने लायक है। जरा सोचिए, जहां महाराष्ट्र जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल राज्यों में हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गईं, वहीं गुजरात ने ठीक उसी समय में 500 से ज्यादा नई फैक्ट्रियां खोल दी, मतलब अपने इंडस्ट्रियल बेस को और भी मजबूत कर लिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कैसे एक राज्य भारत की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन गया? इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे वो कौन सी वजह है? क्या ये सिर्फ भूगोल का खेल है या कहानी कुछ और ही है? तो चलिए इस पहेली के पहले और सबसे अहम हिस्से से शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे इस राज्य को मिले कुदरती फायदों ने इसकी तरक्की की एक मजबूत नींव रखी। 1600 किलोमीटर, यह है गुजरात की कोस्ट लाइन की लंबाई, जो पूरे भारत में सबसे लंबी है। और इसका मतलब है दुनिया के समुद्री व्यापार के रास्तों तक सीधी पहुंच, जो किसी भी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा फायदा है। और इतनी लंबी तटरेखा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। इस पर 49 बंदरगाह हैं, जिसमें विशाल मुंद्रा पोर्ट भी शामिल है। और बात सिर्फ गिनती की नहीं है, अकेले मुंद्रा पोर्ट मुंबई और चेन्नई के बंदरगाहों को मिलाकर जितना कार्गो हैंडल करते हैं, उससे भी ज्यादा माल संभालता है। लेकिन भूगोल तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। जमीन और समंदर के अलावा यहाँ के लोगों में जो बिजनेस करने का जज्बा है, वो भी उतना ही जरूरी है। यहाँ सदियों से, मतलब हजारों सालों से व्यापार और जोखिम लेने का कल्चर रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन लोथल बंदरगाह से लेकर आज के ग्लोबल ट्रेड तक ये चीज यहाँ की मिट्टी में है। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है, वो है रिवर्स माइग्रेशन का असर। जो गुजराती बाहर बसे हुए थे, वो जब वापस आए तो अपने साथ सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि दुनिया भर का तजुर्बा और बिजनेस के नए तरीके भी लाए। उन्होंने ही सूरत में दुनिया का मशहूर हीरा उद्योग खड़ा किया और वापी अंकलेश्वर बेल्ट में एक बहुत बड़ी केमिकल इंडस्ट्री की नींव रखी। तो चलिए अब तीसरे और शायद सबसे जरूरी पहलू पर नजर डालते हैं कि कैसे सही सरकारी नीतियों ने इस राज्य की किस्मत बदल दी और इसे एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बना दिया। देखिए, दशकों तक एक ही पार्टी का शासन। इसका सीधा मतलब था कि निवेशकों को ये भरोसा था कि नीतियां रातों रात नहीं बदलेंगी। इससे एक ऐसा माहौल बना जहां बिजनेस करना आसान था और भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता था। और यही चीज बड़े और लंबे निवेश के लिए बहुत जरूरी होती है। और सरकार के प्रोएक्टिव रवैये की सबसे अच्छी मिसाल है ये मशहूर कहानी। जब टाटा मोटर्स को पश्चिम बंगाल में दिक्कतें आ रही थी, तो गुजरात ने सिर्फ मौका नहीं देखा, बल्कि उस पर तुरंत काम किया। सिर्फ 3 दिन में जमीन और सारी मंजूरियां दे दी, और नतीजा, नई फैक्ट्री सिर्फ 14 महीनों में बनकर चालू भी हो गई। ये जो कहावत है ना, ये गुजरात की प्लग एंड प्ले स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से समझाती है। इसका मतलब ये है कि कंपनियों को सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं मिलता, बल्कि उन्हें सड़क, बिजली, पानी और जरूरी परमिट के साथ एक रेडीमेड इकोसिस्टम मिलता है। वो बस आएं और अपना काम शुरू करें। और इसी स्ट्रैटेजी का नतीजा था कि राज्य में 83 स्पेशल इंडस्ट्रियल क्लस्टर बने। इसकी वजह से गुजरात रसायन, ऑटोमोबाइल और हीरे जैसे खास सेक्टर्स में ग्लोबल लीडर बन सका, जहां एक ही जगह पर सप्लायर, बनाने वाले और हुनरमंद कारीगर सब मौजूद होते हैं। लेकिन ये कामयाबी की कहानी एक तरफा नहीं है। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए गुजरात को अब कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। 80%। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। गुजरात के 60 लाख इंडस्ट्रियल मजदूरों में से 80% दूसरे राज्यों से आते हैं। ये आंकड़ा दिखाता है कि गुजरात दूसरे राज्यों पर कितना ज्यादा निर्भर है। और जैसे जैसे बिहार,
और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य खुद इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ये निर्भरता अब एक कमजोरी बनती जा रही है। इसका असर साणंद जैसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब में साफ दिख रहा है, जहां मजदूरों की भारी कमी हो गई है। और साथ ही विदेशी निवेश को लेकर मुकाबला बहुत बढ़ गया है, खासकर पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से, जो पिछले कुछ सालों में गुजरात से ज्यादा एफडीआई लाने में कामयाब रहा है। तो मतलब साफ है, गुजरात का मॉडल बहुत कामयाब रहा है, लेकिन अब आगे की तरक्की इन बड़ी मुश्किलों को हल करने पर टिकी है। मजदूरों की कमी, पानी की समस्या और निवेश के लिए बढ़ता हुआ मुकाबला। गुजरात का ये सफर हमें पॉलिसी, कल्चर और स्ट्रैटेजी का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन दिखाता है। लेकिन ये हमें एक आखिरी, सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या गुजरात इन नई चुनौतियों से पार पाकर सिर्फ भारत की फैक्ट्री बना रहेगा, या फिर वो ग्लोबल लेवल पर मुकाबला करने के लिए तैयार है?